हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कल हमने मीनिंग जाना ऑर्गेनाइजिंग का कि क्या मीनिंग है आपके सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। उसमें फीचर्स हमने पढ़े तो आपने बहुत सारी चीज़ें जानी। तो उसमें एक मेन था डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, काम को पहचानना कि अल्टीमेटली काम करना क्या है और फिर उसको डिवाइड करना और उसको ग्रुप करना। जैसे अगर मैं बात करूँ एक मोबाइल फ़ोन कंपनी की या एक मोबाइल फ़ोन शॉप की, तो उसमें काम क्या होगा कि क्या क्या तो आपके पास आपका मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए शॉप पे, प्लस उसका काम क्या क्या है। तो आप जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ है कि अगर कोई आपके मोबाइल शॉप के लिए सामान खरीदना है तो वो सारी चीज़ें आप एक परचेज डिपार्टमेंट में डाल देंगे। और आपके पास अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मार्केटिंग आपको करनी है, ऐड वगैरह अगर आपको बनाना है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो वो जो काम को आपने डिवाइड किया था, वो सारी चीज़ें वो आपका बेस बनता है डिवीजन ऑफ वर्क आपके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए, आपके पास आपने यहाँ फोकस किया था आपके डिवीजन ऑफ वर्क पे कि आपके पास आप क्या करके चल रहे हैं, आप काम को बांट रहे हैं। आप डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो आप वो काम को बांटने के बाद अलग अलग लोगों को असाइन करेंगे। अब डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट जॉब विद देम, और वो एक पर्टिकुलर पर्सन जब उस पर्टिकुलर काम को बार बार रिपीट करता रहेगा तो वो आपके पास स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेगा। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं मेरे खुद के लिए ही, अगर मैं कुकिंग का ही काम बार बार करती रहूंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाऊंगी। या सिंगिंग का अगर मैं रियाज करती रहूं तो मैं एक सिंगर बन सकती हूँ। या मैं अगर डांस की प्रैक्टिस करती रहूंगी तो मैं डांसर बन सकती हूँ। मैं अगर मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहती हूँ तो उसके लिए होना क्या चाहिए, मुझे मार्केटिंग टेक्टिक्स आती हूँ जिसमें ग्लिप टॉकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ और मुझे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छे से आता हूँ। तो आपके पास जब हम बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन को हमने एक पर्टिकुलर जॉब दी है और वो उस चीज़ को बार बार करता रहता है, तो वहाँ पे आपके पास वो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क बेसिस है ऑर्गेनाइजिंग का। उसी के कारण अलग अलग लोगों को अलग अलग जॉब मिलती है और वो अलग अलग जॉब आपके पास अलग अलग पर्सन के पास है। और एक पर्टिकुलर पर्सन की जब हम बात करेंगे तो वो उस काम को बार बार करता रहेगा तो स्पेशलाइजेशन उसमें गेन कर लेगा। जैसे एक परचेज मैनेजर आपकी परचेजिंग का काम करता है तो उसको पता है दिल्ली के किस एरिया में क्या चीज़ें मिलती हैं। उसको पता होगा कि खारी बावली किस लिए फेमस है, तो आपकी करोल बाग का गफार मार्केट क्यों फेमस है, नेहरू प्लेस में क्या आइटम्स मिलते हैं, वो वहाँ पे इजीली जा करके डील कर सकता है। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब मैं अगर आपको बता दूं कि आप +2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपका ये सेक्शन है और आपको इस पर्टिकुलर रूम में बैठना है, तो आपको पता है कि हमें किसी और क्लासरूम में जाकर के नहीं बैठना है और हमारा दायरा इस रूम तक है। हम वाटर के लिए या हम वॉशरूम के लिए तो बाहर जाने के लिए अलाउड है, कोई और पर्पज है तो अलाउड है, बट रेंडमली किसी और क्लास में जाकर के आप नहीं बैठेंगे। वो आपको चीज़ें पता है, जैसे आपको आपका दायरा पता है, सेम वे एक एक पर्सन को हम उसकी अथॉरिटी डिफाइन कर देते हैं कि परचेज मैनेजर को पता होगा उसकी पावर कितनी है, मार्केटिंग मैनेजर को पता होगा उसकी पावर कितनी है। जब हर पर्सन को अपनी अपनी पावर्स का एरिया पता है, अपना अपना जुरिडिक्शन एरिया पता होगा, तो वहाँ पे क्लैरिटी रहेगी, डाउट नहीं रहेगा कि कौन किसका सीनियर है या कौन किसका जूनियर है, और वो उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना काम करेंगे। और उनके जो रिलेशनशिप है दैट इज सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जो है, वहाँ पे आपके पास टोटली क्लैरिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, आपने काम को अलग अलग पर्सन को असाइन कर दिया और वो अलग अलग पर्सन आपके पास बार बार उस चीज़ को रिपीट कर करके स्पेशलाइजेशन भी गेन कर लेगा, तो उसको पता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो किस तरीके से यूज़ करने हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, परचेजिंग का काम परचेजिंग मैनेजर ही कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर या आपके प्रोडक्शन मैनेजर उस काम को रिपीट नहीं करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो आपके पास एक तो रोल क्लियर है, सबको अपनी अथॉरिटीज का पता है, वो अपना काम करेंगे, मेरा काम यही खत्म है, नेक्स्ट स्टेज पे मूव ऑन होगा काम। तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे, और वहाँ पे मैन आपके पास, मशीन, मटेरियल और मनी, 4M आपके पास होते हैं रिसोर्सेज में, उन सभी का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनते हुए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है अडेप्टेशन टू चेंज। इसको यहाँ चेंज को हम मानेंगे कि सपोज कीजिए मैं आपकी कंपनी को ही कंसिडर कर रही हूँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कीजिए एक मिस्टर एक्स है, ये हमारे फाइनेंस मैनेजर थे और ये एक्सपायर हो गए, या इन्होंने वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अब इनकी जो पोस्ट है वो आपके पास आपकी वैकेंट हो गई है, पोस्ट वैकेंट हो गई, तो अब वो एक चेंज आ गया है हमारी कंपनी में, क्या पोस्ट वैकेंट हो गई है, किसी नए पर्सन को हायर करना है वहाँ पे। अब मिस्टर वाई है जो कि आपके मिस्टर एक्स के सबॉर्डिनेट थे, क्लैरिटी हमने पढ़ ही लिया है, वर्किंग रिलेशनशिप में बिल्कुल क्लियर था। अब ये फाइनेंस मैनेजर थे मिस्टर एक्स, और वाई जो है वो डिप्टी फाइनेंस मैनेजर थे। मिस्टर वाई को क्लियरली पता था कि एक्स का क्या रोल है सारी चीज़ों में, किस तरीके से एक्स काम करते हैं, क्योंकि वो इसके इमीडिएट जूनियर रहे हैं। अब इस केस में जब मिस्टर एक्स की वैकेंट पोस्ट हो चुकी है, सॉरी पोस्ट जो वो वैकेंट हो चुकी है, वी कैन प्रमोट मिस्टर वाई। एक तो हमें इंडक्शन वगैरह नहीं कराना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन नहीं कराना पड़ेगा, प्लस बंदा हमारा पुराना ही है और उसको सारी चीज़ें पता है कि काम करना कैसे, वो कंपनी से बिल्कुल आपके पास कंपनी के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल रूबरू है। तो वो जो चेंज हुआ था मिस्टर एक्स के जाने से, वो मिस्टर वाई ने तुरंत फुलफिल कर दिया। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को भी डिफाइन करता है। तो वो जो सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप था, स्ट्रक्चर जो था आपकी कंपनी का, उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे मिला कि एक सीनियर अगर गया है तो उसके सबॉर्डिनेट ने तुरंत उस पोस्ट को फिल करके उस चेंज को आपके पास आपके अडेप्ट कर लिया है तुरंत। तो आपका ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके की चेंजेस को अडेप्ट करने में हमें बहुत बेनिफिट करता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इफेक्टिव का मतलब यहाँ पे होगा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आप सारी चीज़ों का, प्लस बैलेंस चीज़ें हैं। डाउट नहीं है लोगों में अपने रोल को लेकर के, डाउट नहीं है लोगों को अपनी अथॉरिटीज़ को लेकर के, डाउट नहीं होगा लोगों को अपनी लिमिट्स को लेकर के, डाउट नहीं होगा लोगों को अपने काम को लेकर के, उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी, उनकी ऑब्लिगेशंस सब डिफाइंड होगी। और एक चेन में जब सारा काम चलता रहेगा तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपने स्कूल्स में भी देखते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, तो वो जैसे चीज़ें डिफाइंड होती है, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं आपके प्रिंसिपल सर, वाइस चेयरमैन सर, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं प्रॉपर। सेम वे आपके पास ऑर्गेनाइजिंग में भी यही चीज़ें, वो जो चेन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली बैलेंस तरीके से चलती रहती हैं सारी, तो वहाँ पे एक बैलेंस बन जाता है आपके काम काजी तरीकों में, और वो एडमिनिस्ट्रेशन फिर आपकी बैलेंस होकर के इफेक्टिवली आपके काम करती है। 6th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल की जब हम बात करते हैं तो ये पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। अगर मैं आपको आज कोई काम दूं, मैं आपको मनी भी दे दूं और मैं आपको एक ऑब्लिगेशन भी दे दूं कि दिस पर्टिकुलर 2000 रुपीज़ नोट आप अपने पास रखिए और आपको ये सामान परचेज करना है, और आप क्वालिटी का सामान परचेज कर रहे हैं और मैं आपको अप्रेज करूँ कि शाबाश बेटा, मैंने आपको 2000 रुपये दिए थे और आपने बहुत ही अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया है, तो आप क्या अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह मैम ने मेरी तारीफ करी। या आपके घर पे ही होता है, पापा ने आपको फर्स्ट टाइम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और आप उसको फुलफिल कर देते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अरे वाह पापा ने एक जॉब असाइन की थी वो मैंने कर ली। सेम वे आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे आपके 5th यूनिट में ही, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें जो सीनियर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ पावर देते हैं। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो आपके पास जब सीनियर आपका जो पर्सन है वो आपके सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी पास ऑन कर रहा है, तो उस केस में आपके उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो अब इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकता है, तो उसकी ग्रोथ होगी। वो आपके पास चेंज हुआ है कोई, तो उसके लिए डिसीजन ले सकता है, नाउ ही हैज़ दैट फ्रीडम, वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फ्रीडम बढ़ गई, इंडिपेंडेंट इंचार्ज हो गया और डिसीजन मेकिंग पॉइंट हमारी कंपनी में बढ़ गए हैं। तो आपके पास आपकी कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसका ग्रूम हो रहा है पर्सनैलिटी, तो वहाँ पे अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल हो रहा है। लास्ट पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये पॉइंट आपकी बाकी सभी पॉइंट से रिलेट करता है कि जिस भी कंपनी के एम्प्लॉयज बहुत ही बेहतरीन है, इंडिपेंडेंट है, आपके पास उनके पास फ्रीडम है डिसीजन लेने का, तो वो सेम चीज़ें जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज अगर ग्रो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो कंपनी ऊपर जा रही है। सेम वे आप अपना एग्जांपल देख सकते हैं, नॉन बिजनेस एग्जांपल। अगर किसी स्कूल के बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं, मार्क्स अच्छे लाते हैं, इवेंट्स अच्छे से मैनेज करते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, तो आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल की गुडविल बढ़ती है मार्केट में, तो सेम वे वो चीज़ें यहाँ पे हैं
कि आपके पास किसी भी कंपनी के अगर एम्प्लॉयज अच्छा कर रहे हैं तो उस कंपनी का एक्सपेंशन होना और ग्रोथ होना आपके पास कोई भी नहीं रोक सकता। तो इन सारे पॉइंट्स के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं है तो उसका कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो वो आपके मार्केट में आपके कोलैप्स कर जाएगी। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंस के पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।